गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर। उसमें हमने पहले बैलेंसिंग सीख ली थी, फॉर्मूले बनाने सीख लिए थे। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे हम। तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल है ना, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, तीनों पढ़ ली थी। इसके साथ साथ हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की भी बात कर ली थी। आज उससे आगे हम दो रिएक्शन और पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक सब टॉपिक है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देन इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि कोई डिस्प्लेस हो रहा होगा, मतलब खिसक रहा होगा। ठीक है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से, तब क्या बोलते हो आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ध्यान रखना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हो और आपसे कोई बड़ा आपके पास आ जाए, आपके पिताजी पास आ जाए, तो आप क्या करोगे? चेयर से उठ जाओगे। ठीक है, और वहाँ पर उनको बैठने दोगे। ऐसे ही एक कंपाउंड ने किसी सॉल्यूशन में, कंपाउंड है हमारा कॉपर, कॉपर को मैंने सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसमें जैसे ही मैं इससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक इसको डालने वाला हूँ, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो और उसमें मैं फिर कॉपर डालूं तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से। ठीक है, अब इसमें आप बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। एटम क्या करेंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। द रिएक्शन इन विच दो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम क्या कर लें? म्यूचुअली इंटरचेंज कर लें पोजीशन को। ठीक है, यहाँ पर Na2SO4 है, इसका कंपाउंड है, BaCl2 है। अब क्या हुआ? Ba आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया सल्फेट के साथ, और सोडियम कहाँ पर पहुँच गया? क्लोरीन के पास। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लोगे। यहाँ पर 2 Na है, ठीक है, Cl2 है, हो गया बैलेंस। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। जब आपने रिएक्शन की और कुछ नीचे जमा सा किसी टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे तो कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट टाइप बनेगा, वो जम जाएगा। ठीक है, सॉलिड टाइप। तो उन रिएक्शन को आप क्या बोलने वाले हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसको किससे आप डिनोट करने वाले हो कि प्रेसिपिटेट बना है? तो प्रेसिपिटेट के पास आप एक एरो नीचे की तरफ बना दोगे, ये बताएगा कि ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। जैसे कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन कराई तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिला और साथ में लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड किसकी फॉर्म में मिला है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। लेड आयोडाइड किसकी फॉर्म में मिलने वाला है? प्रेसिपिटेट की। बात समझ में आई? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो इससे आगे चलते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके आपको कलर याद रखने हैं एनसीईआरटी के। एक बार वहाँ पर जो भी जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में लिख रखी हैं उनको एक पेज पर लिख लीजिए, वो ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होने वाला है आपका? रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हाँ जी, रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। आपके सिलेबस में ही ऑक्सीडेशन, देखिए अभी आपके में जो है ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट नहीं है, तो हम जो एनसीईआरटी बोल रही है उसके हिसाब से चलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसका उल्टा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो मैं किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जोड़ दूं या ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। या किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जोड़ दूं और साथ में या फिर हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन निकलना। ठीक है, अच्छा जो इससे आगे हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो रिडक्शन। चलो उसको भी लिख लेते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ क्या कहने वाले हो आप, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देख लेते हैं भाई किसका ऑक्सीडेशन, ऐसे सिंपल बिल्कुल बेसिक सी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। H2 + O2 H2O बन रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दिया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या ऐड हो चुका है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन ऐड होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आई। तो वो रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो क्या बोलने वाले हो उसको आप, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर चार्ज 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1। ठीक है, तो 0 से कहाँ पर पहुँच गया, +1 में। तो मैं कह सकता हूँ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल सा। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ है, 0 से माइनस में पहुँच गया, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं हम इसको, इससे आगे चलते हैं भाई। रेडॉक्स रिएक्शन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। A reaction in which oxidation as well as reduction occur simultaneously। ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया था वो H2 + O2 H2O। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है जी, इससे आगे चलें। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन देखने वाला है, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, किसका रिडक्शन होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे आगे चलते हैं अभी। चलिए, इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोरिजन। कोरोजन है हमारा अगला टॉपिक। तो कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़े छोटे से सब टॉपिक है बस, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक और हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन, अगर मेटल के ऊपर अटैक हो जाए एसिड का और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी, तब क्या बोलते हैं, जैसे कोरोजन का सबसे सिंपल एग्जांपल है जंग लगना। किसमें, आयरन में आपने देखा होगा। तो आयरन में जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आयरन खुद मेटल है, उसके ऊपर किसका अटैक हो गया है, मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर के बाद कोरोजन होने के बाद वो फेरिक
ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं उसके पास। तो मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ रिएक्शन जरूरी है, ठीक है। तो कोरोजन की डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाई सब्सटेंस, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाई, लिख देता हूँ चलो मैं, such as moisture and acid, then this process is known as, अच्छा अटैक्ड है, क्या है, ठीक है, अटैक्ड बाई substance such as moisture and acid, then this process is known as ठीक है। एनसीईआरटी आपकी यही कह रही है कि एसिड के साथ अटैक करा दो मॉइस्चर के साथ साथ। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसको बचा कैसे सकते हैं आप, तो कोरोजन से आप बचा सकते हो। देखो आप लोहे के जो भी चीज़ें होती हैं, आपके गेट हो गए या फिर आप जो भी लोहे की चीज़ यूज़ करते हो, उसके ऊपर एक कवरिंग करते हैं हम, किसकी, पेंट की, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग की कवरिंग कर सकते हैं, और किसकी क्या लगा सकते हैं, ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं। या फिर एक और काम होता है कि उसके साथ साथ हम उससे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल हो उसको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग ऑफ पेंट। तो क्या क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं हम, ठीक है, ऑयलिंग की कोट कर सकते हैं, या फिर ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम, रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी। अच्छा भाई, रेंसिडिटी को समझ लेते हैं पहले। आपने थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे के लिए खाना ऐसे ही छोड़ दिया खुला हुआ, ठीक, खुला हुआ छोड़ दिया, तो एक तो 7-8 घंटे बाद क्या होने वाला है, उसमें से एक अजीब सी बुरी सी फाउल स्मेल आने वाली है, बदबू आने वाली है, जिस कहते हैं कि खाना ख़राब हो गया है, ठीक है। आपने सब्जी ली, वो पूरी रात ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है, रख दी बाहर खुले में, तो वो ख़राब हो जाती है। वो ख़राब किसकी वजह से होने वाला है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट। और किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल सा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उससे क्या होने वाला है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रेंसिडेंट, कुछ अजीब सी स्मेल आने वाली है, फॉल स्मेल। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हैं, अब ये चीज़ें तो हमको बहुत दिनों तक चलानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे। उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। उसमें उनको बचाने के लिए, रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, सिंपल सी बात है कि हम एंटीऑक्सीडेंट की मदद से रेंसिड होने से बचा सकते हैं। अच्छा जी, अब चिप्स है, वो भी खाना ही है, वही तो है पोटैटो, ठीक है। अब वो ऐसे अगर हम मान लो 3 महीने बाद खाना हो, किसी को कहीं भेजना हो 15 दिन बाद, तो वो तो ख़राब हो जाएगा। अब उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं उस पैकेट में, ठीक है, कंपनियाँ। अब उससे क्या होता है, जो गैस होती है नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देती। अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आ भी गई, पहली बात तो उसमें ऑक्सीजन नहीं करते, तो अगर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगी। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा तो क्या होने वाला है, खाना रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है अभी नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं हीलियम, नॉन रिएक्टिव गैस आप यूज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक लास्ट हो चुका है, मैं आपके नोट्स लिख देता हूँ। कोरोजन हो चुका है, चलिए रेंसिडिटी, ऑयली प्रोडक्ट when fat and
व्हेन फैट एंड ऑयली प्रोडक्ट, यह कह सकता हूँ मैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले हाँ चलो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। फूड पार्टिकल्स अटैक्ड बाई ऑक्सीजन, they became rancid after few hours। ठीक है, खाना क्या हो जाएगा, कुछ घंटों बाद खराब हो जाएगा। अब उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, देन वी यूज एंटीऑक्सीडेंट। क्या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और नाइट्रोजन को क्या करते हैं हम, चिप्स में नाइट्रोजन गैस इज फिलिंग इन चिप्स पैकेट। बात समझ में आ रही है, कौन सी गैस यूज़ करने वाले हैं, नाइट्रोजन गैस, सिंपल सा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है भाई इस चैप्टर में। तो हम बात करें तो हमने पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, फॉर्मूला कैसे बनाने हैं, इक्वेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बैलेंस करना सीखा उनको। फिर बैलेंस करने के बाद जाना कि भाई कौन कौन सी हमारी रिएक्शन होती हैं, तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। और टेम्परेचर के बेसिस पे भी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ये रिएक्शन भी कर ली। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होने वाला है और रिडक्शन भी होने वाला है। इसके बाद फिर अब थोड़ा सा सब टॉपिक था एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन बस। इसके अलावा अब लास्ट में जो टॉपिक है कोरोजन, जहाँ पर मेटल को अटैक किससे, एसिड से, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कोरोजन। ठीक है, और इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन है आपका टॉपिक, सब टॉपिक बस ऐसे नॉर्मल आपको याद रखना है। फिर इसके बाद रेंसिडिटी मेट, जो आपके फूड आइटम है वो जो ख़राब हो जाएंगे, अब उसको बचाएंगे किससे, हम कैसे बचा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके। कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं हम, हाँ जी, कोरोजन से पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड एक अलग मोर रिएक्टिव एलिमेंट को यूज़ करके, जिस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं गैल्वेनाइजेशन। और उसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को भी, उस प्रोसेस को भी। चलिए कोरोजन के बारे में और भी हम एक्स्ट्रा थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।